P3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत आज हम लोग भारत लोग और अर्थव्यवस्था की इस पुस्तक के 5वें अध्याय भू संसाधन तथा कृषि तीसरे वीडियो का हम लोग अध्ययन करते हैं। और तीसरे वीडियो में हम लोग आगे सबसे पहले गन्ना फसलों को हम लोग अध्ययन करेंगे। एक उष्णकटिबंधीय फसल है। वर्षा पर निर्भर परिस्थितियों में यह केवल आर्द्र व उपाद्र जलवायु वाले क्षेत्रों में बोई जा सकती है, परंतु भारत में इसकी खेती अधिकतर सिंचित क्षेत्रों में की जा सकती है। गंगा सिंधु के मैदानी भागों में इसकी अधिकतर बुआई उत्तर प्रदेश तक सीमित है। पश्चिमी भारत में गन्ना उत्पादक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तक विस्तृत है। दक्षिण भारत में इसकी कृषि कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के सिंचाई वाले भागों में। ये मानचित्र जो आप देख रहे हैं ये गन्ने की। आगे हम लोग चलते हैं और ये भारत में गन्ना उत्पादक मानचित्र है, कहाँ कहाँ पर गन्ना का उत्पादन किया जाता है। ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दक्षिण भारत के राज्यों में आप देख सकते हैं। गुजरात के दक्षिणी पश्चिमी भाग और इस प्रकार से तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र में और उत्तरी पूर्वी भाग में इसकी खेती की जाती है। आगे हम लोग देखेंगे कि ब्राज़ील के बाद भारत दूसरा बड़ा गन्ना उत्पादक देश था। ये 2014 का आंकड़ा है। यहाँ विश्व के 19% गन्ने का उत्पादन होता है और देश के कुल शस्य क्षेत्र के 2.4% भाग पर ही इसकी कृषि की जाती है। उत्तर प्रदेश का 40% गन्ना उत्पादन करता है। इसके अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है, जहां इसका उत्पादन स्तर अधिक है। उत्तरी भारत में इसका उत्पादन कम है। आगे हम लोग चाय का एक रोपड़ कृषि है जो पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग की जाती होती है, जबकि चाय की हरी पत्तियां अकिण्वित होती है। चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है। यह उत्तरी चीन के पहाड़ी क्षेत्रों की देशज फसल है। यह उष्ण आर्द्र तथा उपोष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु वाले तरंगित भागों पर अच्छे अपवाह वाली मिट्टी में बोई जाती है। भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई, जो आज भी देश का प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र है। और इसके बाद आगे चलकर इसकी कृषि पश्चिमी बंगाल के उप हिमालयी भागों में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी तथा कूच बिहार जिलों में प्रारंभ की गई। और आगे देखेंगे हम लोग दक्षिण में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों के निचले ढालों पर की जाती है। भारत चाय का अग्रणी उत्पादक देश है और विश्व का लगभग 21.8% चाय का उत्पादन करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय का भाग घटा है। चाय निर्यातक देशों में भारत का चीन के बाद विश्व में दूसरा 2015 का आंकड़ा है। आगे देखेंगे हम लोग असम के कुल शस्य क्षेत्र के 53.2% भाग पर चाय की कृषि की जाती है तथा देश के कुल उत्पादन में आधे से अधिक भाग असम में पैदा होता है। चाय के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य पश्चिमी बंगाल व तमिलनाडु का अध्ययन हम लोग करेंगे। काफ़ी एक उष्णकटिबंधीय रोपड़ कृषि है। इसके बीजों को भूनकर पीसा जाता है तथा एक पेय के रूप में प्रयोग किया जाता है।
कॉफ़ी की 3 किस्में हैं, अरेबिका, रोबस्टा व लिबेरिका है। भारत अधिकतर उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफ़ी का उत्पादन करता है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत मांग है, परंतु भारत में विश्व का केवल 3.7% कॉफ़ी का उत्पादन होता है। ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथोपिया तथा होंडुरास के बाद भारत विश्व का 7वां स्थान रखता है। ये 2015 के आंकड़े हैं। कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु में पश्चिमी घाट की उच्च भूमि पर इसकी कृषि की जाती है। देश के समस्त कॉफ़ी उत्पादन का 2/3 से अधिक भाग अकेले कर्नाटक राज्य से। भारत में कृषि विकास। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारतीय कृषि एक जीविकोपार्जन अर्थव्यवस्था जैसी थी। 20वीं शताब्दी के मध्य तक इसका प्रदर्शन बड़ा दयनीय था और यह समय यह समय भयंकर अकाल व सूखे का साक्षी है। देश के विभाजन के दौरान लगभग 1/3 सिंचित भूमि पाकिस्तान में चली गई। परिणाम स्वरूप स्वतंत्र भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात कम रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार तात्कालिक उद्देश्य खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना था, जिसमें निम्न उपाय अपनाए गए। पहला है व्यापारिक फसलों की जगह खाद्यान्नों का उगाया जाना। दूसरा है कृषि गहनता को बढ़ाना। तीसरा है कृषि योग्य बंजर तथा प्रति भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना। प्रारंभ में इस नीति से खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन 1950 के दशक के अंत तक कृषि उत्पादन स्थिर हो गया। इस समस्या से उबरने के लिए गहन कृषि जिला कार्यक्रम तथा गहन कृषि क्षेत्र प्रारंभ किए गए। 1960 के दशक के मध्य में लगातार 2 अकालों से देश में अन्न संकट उत्पन्न हो गया। परिणाम स्वरूप दूसरे देशों से खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। इस प्रकार ये भारत में चाय एवं कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र है। कहाँ कहाँ भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों, आसाम के में आसाम दार्जिलिंग वाले क्षेत्रों में और दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों में इसकी खेती की जाती है। और आगे हम लोग देखेंगे कि 1960 के दशक के मध्य में गेहूं तथा चावल उत्पादन देने वाली नई किस्में थी कृषि के लिए उपलब्ध हुई। भारत ने इसका लाभ उठाया और पैकेज प्रौद्योगिकी के रूप में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात की सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में रासायनिक खाद के साथ इन उच्च उत्पादकता की किस्मों को अपनाया। ठीक, नई कृषि प्रौद्योगिकी की सफलता हेतु सिंचाई से निश्चित जल आपूर्ति पूर्व अपेक्षित थी। कृषि विकास की इस नीति से खाद्यान्नों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है। हरित क्रांति ने कृषि में प्रयुक्त कृषि निवेश जैसे उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्र आदि कृषि आधारित उद्योगों तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन। ठीक, आगे हम देखेंगे कि कृषि विकास की नीति से देश के खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ, लेकिन प्रारंभ में हरित क्रांति देश के सिंचित भागों तक ही सीमित थी और फलस्वरूप कृषि विकास में प्रादेशिक असमानता बढ़ी और ऐसा 1970 के दशक के अंत तक रहा। 1980 के आरंभ में इसके पश्चात यह प्रौद्योगिकी मध्य भारत तथा पूर्वी भारत के भागों में। आगे हम देखेंगे 1980 के दशक में भारतीय योजना आयोग ने वर्षा आधारित क्षेत्रों की कृषि समस्याओं पर ध्यान दिया।
योजना आयोग ने 1988 में कृषि विकास में प्रादेशिक संतुलन को प्रोत्साहित करने हेतु कृषि जलवायु नियोजन प्रारंभ किया। इसने कृषि पशुपालन तथा जल कृषि को विकास हेतु संसाधनों की आगे देखेंगे हम लोग। 1990 के दशक की उदारीकरण नीति तथा उन्मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था ने भारतीय कृषि विकास को भी प्रभावित किया। ग्रामीण अवसंरचना विकास में कमी, फसलों के समर्थन मूल्य, बीजों, कीटनाशकों पर छूट में कटौती तथा ग्रामीण ऋण उपलब्धता में रुकावटें, अंतर प्रादेशिक तथा अंतर वैयक्तिक विषमता हम लोग देखेंगे। कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा प्रौद्योगिकी का विकास, और इसमें इस प्रकार बताया गया है कि पिछले 50 वर्षों में कृषि उत्पादन तथा प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। और जिसमें पहला पॉइंट है, बहुत सी फसलें जैसे चावल तथा गेहूं के उत्पादन तथा पैदावार में प्रभावशाली वृद्धि हुई है। अन्य फसलों में मुख्यतः गन्ना, तिलहन, कपास के उत्पादन में प्रशंसनीय वृद्धि। और अगला है, सिंचाई के प्रसार ने देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी जैसे बीजों की उत्तम किस्में, रासायनिक खाद्यों, कीटनाशक तथा मशीनरी के प्रयोग के लिए आधार आगे देखेंगे। देश के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रसार तीव्रता से हुआ है। पिछले 40 वर्षों में रासायनिक उर्वरकों की खपत में भी 15 गुना वृद्धि हुई है। चूँकि उत्तम बीज की किस्मों में कीट प्रतिरोधकता कम है, अतः देश में 1960 के दशक से कीटनाशकों की खपत में भी महत्वपूर्ण वृद्धि। ये है रोटोटिल ड्रिल, एक अत्याधुनिक कृषि उपकरण है। रोटोटिल ड्रिल, ठीक। आगे देखेंगे भारतीय कृषि की समस्याएं, और इस प्रकार हम देख सकते हैं कृषि पारिस्थितिकी तथा विभिन्न प्रदेशों के ऐतिहासिक अनुभवों के अनुसार भारतीय कृषि की समस्याएं भी विभिन्न प्रकार की हैं। अतः देश की अधिकतर कृषि समस्याएं प्रादेशिक तथापि कुछ समस्याएं सर्वव्यापी हैं, जिसमें भौतिक बाधाओं से लेकर संस्थागत अवरोध शामिल है। इन समस्याओं का विवरण इस प्रकार हम अनियमित मानसून पर निर्भरता। भारत में कृषि क्षेत्र का केवल 1/3 भाग ही सिंचित है और शेष कृषि क्षेत्र में फसलों का उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से वर्षा पर निर्भर है। और इस प्रकार से दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अनिश्चितता व अनियमितता से सिंचाई पर प्रभाव पड़ता है। आगे हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा भारत में फसलों की उत्पादकता कम है। भारत में अधिकतर फसलें जैसे चावल, गेहूं, कपास, तिलहन प्रति हेक्टेयर पैदावार अमेरिका, रूस, जापान से। और आगे देखेंगे हम लोग वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएं तथा ऋण ग्रस्तता। आधुनिक कृषि में लागत बहुत आती है। सीमांत और छोटे किसानों की कृषि बचत बहुत कम या ना के बराबर, अतः वे सघन संसाधन दृष्टिकोण से की जाने वाली कृषि में निवेश करने में असमर्थ हैं। इन समस्याओं से उबरने के लिए बहुत से किसान विविध संस्थानों तथा महाजनों से भू संसाधनों, भूमि सुधारों की कमी, भूमि के असमान वितरण के कारण भारतीय किसान लंबे समय से शोषित हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान 3 भू राजस्व प्रणालियों महालवाड़ी, रैयतवाड़ी तथा जमींदारी में से जमींदारी प्रथा किसानों के लिए सबसे अधिक। आगे हम देखेंगे छोटे खेत तथा विखंडित जोत। भारत में सीमांत तथा छोटे किसानों की संख्या अधिक है और 60% से अधिक किसानों के पास 1 हेक्टेयर से छोटे भू जोत है, जब और लगभग 40% किसानों की जोतों का आकार तो 0.5 हेक्टेयर से भी कम। और बढ़ती जनसंख्या के कारण इन जोतों का औसत आकार और भी सिकुड़ रहा है। और आगे देखेंगे हम लोग वाणिज्यीकरण का अभाव। अधिकतर किसान अपनी ज़रूरत या स्वयं उपभोग हेतु फसलें उगाते हैं और इन किसानों के पास अपनी ज़रूरत से अधिक
उत्पादन के लिए पर्याप्त भू संसाधन नहीं है। अधिकतर उपांत तथा छोटे किसान खाद्यान्नों की कृषि करते हैं जो उनकी पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा करती है। यद्यपि सिंचित क्षेत्र में कृषि का आधुनिकीकरण तथा वाणिज्यीकरण। आगे देखेंगे व्यापक अल्प बेरोजगारी। व्यापक अल्प बेरोजगारी में भारतीय कृषि में विशेषकर असिंचित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अल्प रोजगारी पाई जाती है। इन क्षेत्रों में ऋतुक बेरोजगारी है जो 4 से 8 महीने तक रहती है। फसल ऋतु में भी वर्ष भर रोजगार उपलब्ध नहीं होता क्योंकि कृषि लगातार गहन श्रम वाले नहीं हैं। अतः कृषि में कार्यरत लोगों को वर्ष भर कार्य करने के अवसर प्राप्त। आगे देखेंगे हम लोग कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। भूमि संसाधनों का निम्नीकरण सिंचाई और कृषि विकास की दोषपूर्ण नीतियों से उत्पन्न हुई समस्याओं में से एक गंभीर समस्या है। यह गंभीर समस्या इसलिए है क्योंकि इससे मृदा उर्वरता क्षीण हो सकती है। यह समस्या विशेषकर सिंचित क्षेत्रों में भयावह। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।